हेलो दोस्तों, जीएस गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4 जो मेरा चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। उसमें जो साइंस चल रहा है हम लोग का, उससे उसी साइंस का जो है नेक्स्ट एमपी या तीसरा क्लास जो है वो एमसीक्यू का क्लास है। आज मैंने 2 क्लास एमसीक्यू का कंप्लीट करा दिया है और ये तीसरा क्लास है। ये क्लास 7th के जो साइंस है उसका जो है ना, ये ओवरव्यू जो उसका जो है ना, मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने कलेक्ट करके यहाँ लिया है। तो ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन इसमें मैं एमसीक्यू का कराऊंगा और इस 50 क्वेश्चन का अगर आपने कवर कर लिया तो चैप्टर 5 और 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 2 का एक क्लास और चैप्टर 3 4 का एक क्लास और चैप्टर 5 6 का ये थर्ड क्लास मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देंगे, और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो या किसी भी तरह का कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो है ना, आपकी स्क्रीन पर है और ये है कि अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है। मैंने जब चैप्टर 5 पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्ल का स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल, मैंने अम्ल के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद करवाए थे जिसमें मैंने बताया था कि नींबू में जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में जो है वो साइट्रिक है या सिट्रिक है, या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन में देख लीजिए, साइट्रिक एसिड, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, तो ये आपको हो गया साइट्रिक एसिड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि क्षार का स्वाद सामान्यतः क्या होता है। मैंने अभी बताया आपको कि क्षार का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। कड़वा, खट्टा, मीठा, 3 ऑप्शन दिया है तो इसमें कड़वा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र मैंने बताया था कि HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। HCl किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। H2SO फिर किसका सूत्र है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं। ये किसका सूत्र है? ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा Cl। पहला क्वेश्चन ये है कि लिटमस जो है, लिटमस वो किससे प्राप्त होता है। देखिए, लिटमस जो है एक कलर है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिटमस, और नीले लिटमसों को लाल कर देता है। याद रखिएगा, अम्ल में जब मिलाते हैं तो वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, फिर जब क्षार से मिलाते हैं तो लाल क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लिटमस के बारे में ये मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो आपको याद करवाया था। अगला क्वेश्चन ये है कि साबुन क्या है। देखिए, साबुन के बारे में है। साबुन क्या, किसी भी चीज़ को ये देखना है कि यह अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो आप उसका पीएच वैल्यू निकालें। तो साबुन जो होता है ये क्षारीय होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। देखिए, आगे ऐसे पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ आपको एक शेयर कर देता हूँ कि ये जो है एक स्केल है, इसको पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, ये पीएच स्केल, यहाँ पर जो होता है वैल्यू को 7 रख देंगे, फिर उसके बाद से 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, जो भी है ये नीचे है, ये सब 7 के नीचे है। फिर आगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर 14 तक रहता है। ठीक है, ये 0 से लेके 14 तक इसका वैल्यू होता है। जब विलियन जब यहाँ हमारा जो है कोई भी पदार्थ का इसका पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो उसको बोलते हैं यह पदार्थ उदासीन है। ये मैंने चैप्टर में मैंने आपको सारा डिटेल समझा दिया था कि जब 7 रहे तो उदासीन है, और इससे पहले जो भी रहेगा, चाहे वो उसका वैल्यू 6.5 हो, 9 हो, 3 पॉइंट हो, 0.1 हो, कुछ भी हो, तो इस सबको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, इसको अम्लीय बोलते हैं। ये अम्ल है। ये अम्ल का पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, और 7 के बाद जितना भी है वो सब क्या है, क्षारीय है। ठीक है, ये आता है बेस, ये आता है एसिड, ये आता है न्यूट्रल। ये ठीक है, ये क्या है, ये उदासीन है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपको समझनी है। तो साबुन क्या है, साबुन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है। मैंने याद कराया था कि चींटी में जो है ना फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके काटने से हमें दर्द का एहसास होता है या ऐसा लगता है कि कहीं से चींटी काटा। तो वो क्या करता है, चींटी हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें
दर्द होता है। पहला क्वेश्चन ये क्या है, देखिए ना लाल लिटमस जो है, देखिए कह रहा है लाल लिटमस जो है वो क्षार में कैसा हो जाता है। देखिए एक होता है लाल लिटमस, एक होता है नीला लिटमस। दोनों चीज समझते, कंफ्यूज करता रहता है। लाल लिटमस को जब हम क्षार में मिलाते हैं तो यह नीला हो जाता है। क्षार में मिलाएंगे तब, लाल का क्षार से कनेक्शन है लाल लिटमस का। और नीले लिटमस में जब हम अम्ल मिलाते हैं, नीले लिटमस में अम्ल मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लाल। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है, वो हो जाता है नीला। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल है और क्षार है, इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है। थोड़ा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, और क्षार में आप मोटा मोटी आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, नमक ले लीजिए, वो भी एक क्षारीय है, ठीक है। जब इसको हम लोग तैयार करेंगे तो सबसे पहले तो लवण बनता है। ये सॉरी, ये लवण है, ये जो है ये ये लवण हो गया, ठीक है, यह अम्ल हो गया, और क्षार में आपको हो जाता है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब इस दोनों को जो हम प्रतिक्रिया करते हैं तो यह Cl और इधर से आ जाएगा Na, ये NaCl जो है ये बन जाएगा क्या, लवण। प्लस जो बच गया हमारा, क्या बच गया, OH और H दो बच गया और एक O बच गया, ये क्या बन गया, जल। तो याद रखिएगा लवण और जल, याद रखिएगा जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमेशा लवण और जल मिलता है। अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया कराने में हमेशा लवण और जल हमें प्राप्त होता है। तो कह रहा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, देखिए लवण भी बनता है, जल भी। दो आंसर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल क्या है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है, ये आपको याद कराया था। फॉर्मिक अम्ल कहाँ है, चीटी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। टार्टरी कहाँ है, इमली, इमली में टार्टरिक एसिड है। फल को पकाने में टार्टरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, फलों के पकाने में टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ है। अगला क्वेश्चन ये है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने वाले सोडा, जो है इसका दूसरा नाम क्या है, खाने वाला सोडा। एक और इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट होता है CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है, एक खाने वाला सोडा नाम है, एक बेकिंग सोडा नाम है। तो NaCO3 यहाँ देख लीजिए किस में है, ये रहा बी ऑप्शन, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaOH किसका है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीजें, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये बेकिंग सोडा हो गया, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कि फलों को पकाने में कौन सा अम्ल मदद करता है। मैंने अभी बताया था कि फलों को पकाने में टार्टरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड, ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन ये है कि खटाई इमली में कौन सा अम्ल होता है। अभी मैंने बताया था टार्टरिक एसिड जो है वो इमली में भी पाया जाता है और फलों को पकाने में भी उपयोग होता है। अभी मैंने बताया है चींटी में क्या है, फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड अभी मैंने बताया है, साइट्रिक एसिड किस में था, सिरका में सिट्रिक एसिड था, ठीक है। तो खटाई इमली में कौन सा अम्ल है, टार्टरिक। अगला क्वेश्चन ये है कि बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। तो जब बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल डालते हैं तब जाके हमको बेकिंग पाउडर का चूर्ण तैयार होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है मैंने अभी बताया था, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और इसमें जब हम टार्टरिक एसिड जब हम मिलाते हैं तब हमारा बेकिंग पाउडर तैयार होता है।
बेकिंग पाउडर तैयार होता है। तो यहाँ हो जाएगा बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन ये कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है। अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में मैंने चैप्टर में आपको समझाया था कि एक वर्षा होती है जो नेचुरल होता है, जो पानी गिरती है। एक होता है अम्लीय वर्षा। बहुत सारे कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि चीन है, उन्होंने अम्लीय वर्षा कराया था, जिस सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया था। ठीक है, तो वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है कि किस चीज़ से क्या करा रहे हैं। तो अम्लीय वर्षा में जो मुख्य रूप से वर्षा होती है वो किस चीज़ का होता है, मुख्य रूप से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। ये दोनों, ये अम्ल वर्षा में सहायक है। ये दोनों से वर्षा कराया जाता है। मतलब ये नेचुरल वर्षा नहीं हुआ, ये आर्टिफिशियल वर्षा हुआ। जैसे कहीं पे खेती बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी की बहुत किल्लत है, तो वो देश जो है, एक बार चीन ने जो है ना अम्लीय वर्षा कराया था। तो वो H2SO4 और HNO थ्रू है, ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों अम्ल है और इन दोनों से ही अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका आंसर ये भी है और ये भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि दूध फटने का क्या कारण। देखिए दूध जब फट जाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध को दही जमने में इम्पोर्टेंट है। अगर लैक्टिक एसिड नहीं होगा तो वो दूध से दही नहीं जमेगा। सिट्रिक एसिड मैंने बताया किस में था, सिरका में था। टार्टरिक एसिड किस में था, इमली में था, या फलों को पकाने में। इमली में या फलों को पकाने में, दोनों में किसी क्या यूज होता है, ये टार्टरिक एसिड का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूध फटने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षार पानी में घुलने पर क्या कहलाता है। देखिए जब क्षार को हम पानी में घोल लेंगे तो क्षारीय विलयन होगा। अम्ल को पानी में घोलेंगे तो अम्लीय विलयन हो गया। अम्ल नहीं होगा, क्षार पानी में घोलेंगे तो अम्ल तो होगा नहीं, उदासीन तो होगा नहीं क्योंकि क्षार है, तो उदासीन तो हो नहीं सकता, तो ये क्षारीय विलयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने बताया था कि इसका रासायनिक नाम क्या है, HCl है। ठीक है, अब कहता है कि इसका उपयोग होता है। मैंने जब श्वसन चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि पेट के अमाशय में ठीक है दो चीज निकलती है, एक निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है पाचक रस। पाचक रस, ये दो चीज निकलती है अमाशय में। जब भोजन हमारा अमाशय में पहुंचता है तो उसमें HCl और पाचक रस निकलता है। HCl क्या करता है, ये हमारे भोजन को पचाता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ये पचाने में मदद करता है। एंजाइम भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को बांटने की भी कोशिश करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस पीस करने में मदद भी करता है। तो HCl का सबसे बड़ा काम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है पेट में पाचन होती है। ठीक है, दूसरा चीज जो होता है वो ईंट की सफाई में भी, ईंट जब साफ किया जाता है तो उसमें भी HCl का उपयोग किया जाता है, और धातु की भी सफाई होती है तो उसमें HCl का उपयोग किया जाता है। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है ना तीनों में होता है, इसलिए आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल और धातु जब मिलते हैं तो क्या होता है। देखिए अम्ल में आपको कोई भी अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ही ले लीजिए, ये बहुत ही इसको क्या बोलते हैं, फेमस अम्ल जो है ना कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जा सकता है, ये एसिड का किंग है H2SO4। कोई भी धातु मिलाते हैं, थोड़ा देर के लिए हम अगर लोहा ही मिला देते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें क्या क्या बनता है, तो FeSO4 जो है, देखिए आयरन सल्फेट तैयार होगा इसमें। FeSO4 ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए, कुछ भी हो सकता है। तो FeSO4, Fe जो है लोहा जो है, जब SO4 के साथ प्रतिक्रिया करता है FeSO4 बनाता है, प्लस क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस निकाला। ठीक है, तो यह जो बना वो लवण बना, और यह बना क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो अम्ल और जब धातु से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आप दूसरा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अम्ल में HCl भी आता है, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। धातु में आप कोई भी ले सकते हैं, Cu, कॉपर ले लीजिए, मैंने आयरन लिया ना, या कॉपर ले लीजिए। जब दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो पक्का है कि CuHCl, CuCl और CuCl2 करके निकलता है, ये कॉपर क्लोराइड होता है। कॉपर क्लोराइड जो है ना ये आपको लवण हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो आपको एक्स्ट्रा में निकल गया ये हाइड्रोजन गैस हो जाता है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही आपका ऑप्शन में आंसर आएगा। ठीक है, तो अम्ल और धातु से क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या होता है। देखिए नींबू जो होता है हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है कि एसिडिक होता है, स्वाद में खट्टा लगता है कि कड़वा लगता है, तो स्वाद में खट्टा लगता है,
तो मैंने अम्ल के बारे में पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो नींबू का रस भी स्वाद में खट्टा होता है और ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए इसको पीएच वैल्यू 2 से 3 के बीच में रखा गया है। ये 2 से 3 है इसका पीएच वैल्यू, जब हम कैलकुलेट करेंगे देखेंगे पीएच स्केल पर, तो 2 से 3 आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल और क्षार का पीएच क्रमशः कितना होता है। मैंने अभी जो स्केल बताया था, इस स्केल में मैंने क्या समझाया था कि बीच में 7 होता है, शुरू में 0 और बाद में 14 होता है। 7 से कम यहाँ पर जो भी आएगा वो अम्ल कहलाएगा, मतलब अम्ल क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। और क्षार क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा 7 से अधिक, और ये उदासीन हो जाएगा। तो कह रहा है अम्ल और क्षार का पीएच वैल्यू कितना, तो अम्ल का तो हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम किस में है देख लीजिए, बस पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, और 7 से अधिक क्षार इसमें ही दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल के उदाहरण क्या क्या है। देखिए अम्ल के उदाहरण इसमें से खोजना कौन कौन अम्ल है, तो HCl के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन सा अम्ल है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा अम्ल जो है, जो किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, इसको क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दोनों अम्ल हो गए। देखिए जाहिर सी बात है कि जब ऑप्शन 2 सही है, इसका मतलब डायरेक्ट डी पे चले जाएंगे, तीसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब ए और बी दोनों सही है तो डायरेक्ट डी ही मेरा आंसर होगा, क्योंकि HNO3 को चेक करके हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट है। तो ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं, चलिए नाइट्रिक अम्ल है ये। तो तीनों क्या है, यह एसिड है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन में, क्योंकि हम लोग का बीपीएससी का जो पैटर्न है ऑप्शन देने का है, वो 3 ऑप्शन और फिर एक रहता है ऊपर में से एक से अधिक और एक ऊपर में से कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन में से जब 2 ऑप्शन हमारा सही हो गया तो जाहिर सी बात है हमारा डी ही आंसर होगा। अब ये सही हो या गलत हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सही होगा तो भी डी आंसर, गलत होगा तो भी डी आंसर, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऊपर में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल और क्षार की जो है अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जब अम्ल और क्षार का जब हम अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल का मतलब वो 7 से पीएच वैल्यू उसका क्या कम होगा, और फिर पीएच वैल्यू जिसका 7 से अधिक होगा। जब दोनों का जब अभिक्रिया कराते हैं तो विलयन जो होता है वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण में जो है मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल जो है चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि उदासीनीकरण में क्या होता है। जैसे अम्ल और क्षार का जैसे क्या प्रतिक्रिया है, जैसे पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है, ठीक है। तो पेट में गैस बन जाता है मतलब कि क्षार पेट में ज़्यादा हो जाता है, और जब क्षार ज़्यादा होता है तो उसको काटने के लिए हम जो क्या करते हैं कि इनो खिलाते हैं। वही इनो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये अम्ल जब पेट में जाता है तो उस क्षार को काट कर उदासीन कर देता है और हमारा पेट ठीक कर देता है। तो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण कहलाती है। ये हमेशा एक दूसरे को काट कर और चीज़ों को ठीक करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि चींटी के काटने पर खुजली क्यों होती है। भाई चींटी, मैंने बताया था कि चींटी आपकी बॉडी में क्या छोड़ देती है, चींटी आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिसके कारण जो है हमें दर्द का एहसास होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह सूत्र है HCl। एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक एसिड क्या था, किस चीज में एसिटिक एसिड था, सिरका में था एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन की क्या विशेषता है। देखिए फिजिकल चेंज की क्या विशेषता है। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन अलग होता है, रासायनिक परिवर्तन अलग होता है। ये भी मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, मैंने यही ऑप्शन दिया, इसी से मैं समझा देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन में जो होता है वो नया पदार्थ नहीं बनता है और इसका परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी करने का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए आप इसका परिवर्तन कर सकते हैं, फिर उसके बाद से वापस वो उसी अवस्था में हो जाता है। तीसरा चीज क्या है कि यह आसानी से उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स किया जाता है। रिवर्स कैसे, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे बर्फ है, मैं कहूंगा कि बर्फ का पिघलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। अब अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा भैया, पानी, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने पानी बता दिया कि बर्फ पिघला तो क्या बना, पानी बना। आप ये बताइए क्या नया पदार्थ बना, बर्फ भी तो पानी का ही है, तो नया पदार्थ नहीं बनता है। सबसे पहली बात, परिवर्तन अस्थायी, अस्थायी का मतलब फिक्स नहीं कि ये पानी ही रहेगा, आप फिर से इसको फ्रिज में आप रखेंगे तो इसका जो है ना आकार चेंज हो सकता है। हाँ ये जगह अलग बात है कि जगह अलग छेकेगा, आयतन में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन नया पदार्थ भी नहीं बनता और परिवर्तन अस्थायी होता है, ये हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रह सकता है।
तो उसका परिवर्तन भी अस्थायी होता है। तीसरा चीज़ क्या है कि आसानी से उल्टा किया जा सकता है। उल्टा का मतलब फिर हमें पानी से अगर बर्फ बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम बना सकते हैं। फिर इसी पानी को फ्रिज में रखेंगे और फिर हमारा बर्फ तैयार हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चेंजेज होते हैं, जब भी कोई परिवर्तन होता है, अगर उस परिवर्तन से नया पदार्थ नहीं बनता है या परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है मतलब फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होने वाला होता है, या तीसरा कि आसानी से उसका उल्टा किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, तब इस तीनों कंडीशन में उस चेंजेज को हम कहते हैं कि इसमें फिजिकल चेंज आया है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता ये तीनों है। नया पदार्थ नहीं बनता है, परिवर्तन अस्थायी होता है, आसानी से उल्टा किया जा सकता है। इसलिए आज का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, ऊपर में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या है। रासायनिक परिवर्तन देखिए, अब आइए केमिकल चेंज। जो जो चीज मैंने आपको फिजिकल चेंज में बताया है उसका जस्ट उल्टा केमिकल चेंज में। नया पदार्थ बनता है, जी हाँ बनता है। परिवर्तन अस्थायी होता है, नहीं, परिवर्तन अस्थायी होता है, फिक्स्ड चेंज होता है। इसमें इसमें क्या होता है, फिक्स्ड चेंज होता है। न्यू न्यू थिंग या न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो हाँ बनता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि क्या इसको रिवर्स उल्टा किया जा सकता है, नहीं, इसे उल्टा नहीं किया सकता है, यह इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसे हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चीज जो है आपको ये तीनों चीजें जो है वो आपको केमिकल रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। अब आइए, इसमें कहता है कि रासायनिक परिवर्तन की क्या विशेषता, क्या नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल बनता है, एकदम सही है। क्या परिवर्तन अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऊर्जा निकलती या अवशोषित होती है, ये भी सही है। जब भी कोई नया पदार्थ बनता है तो उसमें ऊर्जा निकलती या अवशोषित भी होती है। ये तीनों बातें सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर में से एक से अधिक। दोनों चेंजेस समझ गए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप चैप्टर में जाकर आप देख सकते हैं। सारा का चैप्टर मैंने सब चैप्टर पढ़ाया है। चैप्टर को मैंने एमसीक्यू के साथ कंप्लीट किया। प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बर्फ का पिघलना कैसे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसे हम, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता है, नहीं बनता है। इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं, फिर से पानी से बर्फ बना सकते हैं, और इसका परिवर्तन अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि लोहे का जंग लगना कैसा है। देखिए, लोहे में जब जंग लग जाती है, ठीक है, लोहा एक ही है, जब इसमें जंग लग जाती है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो भी होते हैं, जो जंग लग जाते हैं, तब लोहा जो है ना चेंज हो जाता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, हमें फिर से वो लोहा नहीं बना सकते, जो लोहा, जो मजबूती हमारी पहले थी वो नहीं बना सकते। अगर उसको बनाना है तो फिर पीट पीट के जो है ना उस लोहा को जो है ना बहुत ही पतला करना होगा। उसमें फिर वो मटेरियल नहीं रहेगा जो उसके ओरिजिनल मटेरियल था। इसमें नया पदार्थ भी बनता है, इसको उल्टा भी नहीं कर सकते, इसलिए लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन ये है कि कागज को फाड़ना क्या। देखिए, कागज अगर फट गया, मान के चलो कागज का एक शीट है, अब इसको मैंने टुकड़ों में फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद भी यह कागज ही है, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। हम इसे वापस चाहें तो इसे जोड़कर फिर से अपना कागज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन। कागज फट गया मतलब भौतिक परिवर्तन, अभी कागज ही है, बस उसके आकार में चेंजिंग आ। अगला क्वेश्चन ये है कि कागज को जलाना। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कागज जल गया, और जलने के बाद कागज अब कागज नहीं रहा बल्कि राख बन गया। अब ये नया केमिकल, नया चीज तैयार हो गया, नया पदार्थ बन गया। जब कागज जल गया तो मतलब ये किया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि चीनी को पानी में घोलना कैसा है। देखिए, ये भी अस्थायी, अस्थायी है। चीनी पानी को अगर हम मिलाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बनाते हैं तो चीनी पानी मिलाते हैं, तो ये चीनी पानी तो मिल गया, लेकिन ये अस्थायी। अस्थायी का मतलब अगर हम चाहें तो फिर से इस चीनी को जो है ना हम गर्म करके इसमें से पानी निकाल कर और इस चीनी को छांट कर निकाल सकते हैं। पाग के तौर पर, नहीं कहते हैं पाग बन गया है, तो वो उसके तौर पर हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये परिवर्तन अस्थायी होता है, इसीलिए चीनी का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन। चीनी पानी में घुला, भौतिक परिवर्तन। नमक पानी में घुला, भौतिक परिवर्तन, उसे वापस कर सकते हैं। बालू का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। ये सारे भौतिक फिजिकल चेंजेज हैं। दूध का दही बना, देखिए मैंने बताया था दूध से दही बनने में लैक्टिक एसिड का महत्वपूर्ण रोल होता है,
और लैक्टिक एसिड के बगैर दूध दही में नहीं बदल सकता है। और जब लैक्टिक एसिड आ गया, दूध से दही बन गया, तो दही एक नया पदार्थ है, दही पुराना नहीं है। हम अगर कहेंगे ठीक है दही से हमारा दूध बना दीजिए, आप बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। दही अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंजेज या रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बर्फ जमना, जल का ठोस बनना क्या है? जब बर्फ जमता है या जल का ठोस बनता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है, मैंने दोनों बताया था। बर्फ का पिघलना और बर्फ का जमना दोनों एक ही चीज है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलना। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक ही तो है, NaCl। मैंने अभी बताया है कि नमक को पानी में घोलना है, या बालू को पानी में घोलिए, या चीनी को पानी में घोलिए, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक परिवर्तन की ही एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजेज है। अगला क्वेश्चन ये है कि मोमबत्ती का पिघलना और जलना कैसे? देखिए दो अलग अलग चीज़ें, मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि पिघलना अलग चीज़ है और जलना अलग चीज़ है। देखिए मोमबत्ती जब पिघलता है, याद रखिएगा, जब मैं एक इमेज देकर बताता हूँ फिर से, कि जब मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जो है मान के चलिए मोटा मोटी मेरा जल रहा है, तो जलने के बाद आप देखते होइएगा कि इस तरह से करके जो है ना ये पदार्थ गिरता रहता है। तो यहाँ मोमबत्ती जो है पिघला, और पिघलने के बाद फिर ये बन रहा है, और फिर कुछ मोमबत्ती इसका जल भी रहा है, मतलब कुछ जल भी रहा है और कुछ पिघल के फिर नीचे मोमबत्ती बन रहा है। तो यह जो पिघल रहा है यह मेरा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, भौतिक परिवर्तन है, मेरा नया पदार्थ नहीं बन रहा है। यहाँ से मोमबत्ती पिघल पिघल कर नीचे फिर जाकर फिर मोमबत्ती ही बन जा रही है, तो यह मेरा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो मोमबत्ती जल गया, जलने के बाद से जो है ना वो धुआं निकल गया, और धुआं बनकर वो वायुमंडल में मिल जाता है, तो इसमें नया पदार्थ बन गया, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तो पिघलना भौतिक और जलना रासायनिक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक, और जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक। तो पहले पिघलना लिखा है तो पहले भौतिक होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें देखेंगे रासायनिक भौतिक, इसमें भी तो लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, पहले पूछ रहा मोमबत्ती का पिघलना, तो पिघलना भौतिक है, इसलिए आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि तांबे के बर्तन पर जो हरी परत जमता है वो क्या है? तांबे के बर्तन पर जो हरी परत का जमना है, देखिए तांबा का जो बर्तन होता है उसमें अगर हरा परत जम गया मतलब कि वो तांबा खराब, तांबा खराब हो गया मतलब कि नया परत पर नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया मतलब कि केमिकल चेंजेज हो गए, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन ये है कि लोहे का पिघलना क्या है? देखिए लोहा जब पिघल रहा है, मान के चलिए लोहा है, बड़ा सा मोटा सा लोहा, इसको हम पिघला रहे हैं, ठीक है, फिर पिघलाएंगे, पिघल जिस वक्त रहा है वो अस्थाई अस्थायी परिवर्तन है, ये अभी पिघल रहा है, फिर इसको थोड़ा देर के बाद जब हम ठंडा करेंगे फिर हमको लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो लोहा मेरा था पहले भी, फिर हमको लोहा भी, इसका मतलब कि अस्थायी परिवर्तन ही है, फिजिकल चेंजेज में आ जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि जल का वाष्पीकरण क्या है? ठीक है, जल जब वाष्प बनती है, अब ये बताइए कि जल पानी है, मान के चलिए पतीली में पानी रखी है, और ये पानी जो है धीरे धीरे भाप बन के वाष्प, अगर हमारे पास कोई साइड में कोई इसमें जो है पाइप डालकर, ठीक है, इधर अगर हमारे पास कोई बीकर होता जिसमें इस पानी को स्टोर किया जाता, तो इधर से जो भी भाप बनता फिर भाप बन के यहाँ आता, और यहाँ क्या बनता, फिर से पानी बन जाता, ठीक है। तो अगर जल का वाष्पीकरण हो रहा है तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। अगला क्वेश्चन ये है कि पेट्रोल का जलना कैसे? देखिए पेट्रोल जब जल गया, पेट्रोल जब तक गाड़ी में है तब तक तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जब वो जल गया तो जलने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? धुआं, धुआं देता है, मतलब कि यह नया पदार्थ, पुराना पदार्थ तो नहीं बना, यह नया पदार्थ बना, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन है पेट्रोल का जलना। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि अंडा उबलना क्या है? देखिए अंडा में दो चीजें हैं, अंडा जब उबल गया, अंडा पहले अंडा के अंदर का जो पार्ट था वो लिक्विड अवस्था में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही अंडा उबल गया, अब अंडा के अंदर का जो पार्ट है वो जो है ना ठोस अवस्था में चला गया, हार्ड हो गया ये, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे कि क्या इसे वापस हम अंडा बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये वही पदार्थ है? बिल्कुल नहीं, ये नया पदार्थ है, ये नया पदार्थ है, इसमें चेंजिंग आ गया, इसके अंदर का जो चीज है वो प्रोटीन जो है वो ठोस रूप में बदल गया, तो अंडा का उबलना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चीनी को गर्म करने पर क्या होता है? देखिए चीनी जब हम गर्म करते हैं, शुगर को सिर्फ गर्म करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें से गैस निकलती है और वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और एक जो है वो कार्मेल बनता है, ये पॉइंट जो है मैंने चैप्टर में पढ़ाया है,
क्वेश्चन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताया था कि चीनी जब गर्म करते हैं तो हमें कार्मेल बनता है, पाग जिसे हम बोलते हैं कि पाग के जैसा होता है, ये कार्मेल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसमें से निकलती है। हमारा 2 ऑप्शन जब सही होगा, तीसरा पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी मार लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम लेते क्या है? ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी छोड़ते हैं। और इस दोनों प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण भी होता है, ठीक है। ये जो है डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा जो है का निर्माण भी होता है। तो ये तीनों पार्ट जो मेरा सही है, O2 का उपयोग, CO2 का उत्सर्जन, ऊर्जा का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि धातु का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए ऑक्सीजन से किसी चीज का अभिक्रिया कराए, धातु का, धातु में कोई भी धातु आप ले लीजिए, और अगर उसको जैसे Fe है, उसको आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा FeO2, ये बनेगा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अगर है Cu को करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। अगर आप कुछ भी आप ले सकते हैं, Mg को आप जो आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा तो ये बनेगा MgO2, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यह है कि कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं किसी भी धातु का तो वो ऑक्साइड का निर्माण करती है, और ऑक्साइड एक नया पदार्थ होता है जिसके कारण यह केमिकल चेंजेज हो रहा है, और ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि बर्फ का सीधे वाष्प में बदलना कैसा है? देखिए, बर्फ ठोस है, ठोस रूप में है, डायरेक्ट वाष्प में बदलना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन जब आप पढ़े होंगे, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो उसमें ये पढ़ाया गया होगा कि जब भी किसी कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले हुए, बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट जब वाष्प में बदल जाता है, डायरेक्ट जब भाप में बदल जाता है, डायरेक्ट जब गैसीय अवस्था में चला जाता है, तब उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बिना द्रव में बदले हुए गैसीय अवस्था, और फिर गैस को जब हम एक जगह जमा करते हैं तो वह बिना लिक्विड में बदले हुए डायरेक्ट ठोस अवस्था में चला जाता है, इसे ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये दोनों चीजें जो है ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। तो कह रहा है बर्फ का सीधे वाष्प में, तो जैसे बर्फ सीधे वाष्प में बदलना है उसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इसका इंग्लिश होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि यह बदलना कैसा है। अब ये बताइए कि जब मैंने इस बर्फ को डायरेक्ट जो है ना बदल दिया गैसीय अवस्था, ये ठोस था, मैंने बदल दिया गैस, क्या यह गैस को ठंडा करने पर फिर ये बर्फ बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में तो यही होता है। तो जब बन जाएगा, हमारी पुरानी अवस्था में वापस लौट आएगी, इसका मतलब यह क्या है? यह भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन, बर्फ पुनः अपनी स्थिति में लौट गया। अगला क्वेश्चन ये है कि अंगूर का शराब में बदलना कैसा है? देखिए, जब अंगूर जो होता है, फल होता है, ये जब शराब में बदलता है तो इसमें एक नया पदार्थ बनता है, वो है एथेनॉल। नया पदार्थ बन रहा है, और जब नया पदार्थ बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा होता है, एक मैंने अभी बताया था बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है वॉशिंग सोडा। दोनों सोडा अलग अलग है। ये इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, धोने वाला, और इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र बताए थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बताए थे सूत्र, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का। कह रहा है वॉशिंग सोडा, धोने वाला जो सोडा है उसका, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू, इसमें पानी मौजूद होता है, इसीलिए इसको 10H2O से गुना करते हैं, तब ये मेरा फॉर्मूला बनता है। Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। देखिए, याद रखिएगा, 10 याद रखिएगा, 10 से आपको ध्यान में आ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और इंटू 10 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? एक जिप्सम होता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जिप्सम को ही आधा करके पानी उसमें कम मिलाया जाता है। एक जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये जब जिप्सम पढ़ाया गया था, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जान लीजिए, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस जिप्सम में पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो पानी आधा हो जाता है, तो इसीलिए इसमें कैल्शियम सल्फेट तो यहाँ भी रहता है, CaSO4 यहाँ भी रहता है, लेकिन पानी जो है इसका आधा हो जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, हाफ H2O, पानी सिर्फ आधा हो जाता है। जिप्सम का भी सूत्र वही है, CaSO4 इंटू शायद यहाँ पे 2H2O है,
ध्यान से देख लीजिएगा, ये मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन CaSO4 इंटू H2O ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन में है ए। अगला क्वेश्चन ये है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिला है। देखिए, मिट्टी की अम्लीयता दूर करना है, अम्ल को दूर करना है, तो जाहिर सी बात है हम क्षार मिलाएंगे तभी दूर होगा। अम्ल दूर करना है ना, तो क्षार मिलाएंगे तभी दूर होगा। अब ये आप बताइए कि क्या NaCl क्षार है? हाँ है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट क्षार है? तो हाँ है। ठीक है, तो मिट्टी की जब अम्लीयता दूर करेंगे तो अम्लीयता दूर करने के लिए हमको क्षार मिलाना होगा। तो क्या NaCl क्षार है? नहीं, NaCl तो लवण है। NaCl क्या है? NaCl क्या है? लवण था, हम क्षार बोल दिए। NaCl ये है लवण है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये तो लवण है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूना का सूत्र है, और चूना क्या है? क्षार है। ठीक है, और ये NaCl है, ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा। ये अच्छा होता है, ये अम्ल होता है, तो ये भी अम्ल है। एक अम्ल दिया है, एक लवण दिया है और एक क्षार दिया है। हमको खत्म किसको करना है? अम्ल को खत्म करना है। तो जब हम अम्ल को खत्म करेंगे तो अम्ल में हम जब तक क्षार नहीं मिलाएंगे तब तक विलयन हमारा उदासीन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्षार ही मिलाना होगा। तो क्षार का ऑप्शन सिर्फ बी दिया हुआ है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। जब तक हम मिट्टी में चूना नहीं मिलाएंगे तब तक मिट्टी की अम्लीयता दूर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है। देखिए, अम्लीय वर्षा के बारे में मैंने बताया था कि एक अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अम्ल वर्षा कराई जाती है। लेकिन क्या रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कारण का मतलब कि इसमें कौन ऐसा पदार्थ है जो मुख्य रोल अदा करता है, तो उसमें आता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये मुख्य रोल है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए कि देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड मेन रूप में होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो मेन रूप में होता है। इसमें ये होता है और इसमें ये होता है, इसलिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चूना का सूत्र है। ठीक है, कैल्शियम देखिए Ca और इसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा और तब क्लोराइड रहेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का भी जो है ना रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ MCQ से मैंने रिवीजन कराया है। अगला क्लास में फिर आपके साथ लेकर आऊँगा, साइंस का ही मैं क्लास ले रहा हूँ। साइंस और सोशल साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।